ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे बढ़ना था ना हमें, मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड तक शायद खत्म हो चुका था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे हमें बढ़ना था। ओके ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जिम्मेदारी क्या है तो कोई कहे कि जिम्मेदारी का मतलब जिम्मेदार होना, दैट इज नॉट द सफिशिएंट डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंचार्ज इंजीनियर टू सी द प्लांट ऑपरेशन गोज स्मूथली। ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ठीक है, कि जैसे कोई इंचार्ज इंजीनियर होगा, होता क्या है, एक प्लांट है, जैसे सपोज दैट मान लो कोई जनरेटिंग स्टेशन है, कोई थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर जनरेटिंग स्टेशन है, तो जाहिर है एक थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारे इंजीनियर्स की पोस्टिंग होगी। ठीक है, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स भी होंगे, ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में भी अलग अलग रैंक के इंजीनियर्स होंगे, कुछ जूनियर इंजीनियर्स होंगे, कुछ असिस्टेंट इंजीनियर्स होंगे, कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होंगे, एंड अल्टीमेटली फाइनली चीफ इंजीनियर होंगे और इंजीनियर इन चीफ होंगे। तो बहुत लोगों की पोस्टिंग है। तो होगा क्या कि एक प्लांट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, या अगर हम लोग एग्जांपल लेके चलें कि पावर जनरेटिंग स्टेशन है, तो वहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स की पोस्टिंग है। जाहिर है उसमें किसी को उस प्लांट का इंचार्ज बनाया गया होगा, जिन्हें जीएम भी कहा जाता है। एक पावर प्लांट में चीफ इंजीनियर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें जनरल मैनेजर का रैंक दे के उनको इंचार्ज बनाया जाता है। तो उनके बारे में एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की गई है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंचार्ज इंजीनियर टू सी दैट द प्लांट ऑपरेशन गोज ऑन स्मूथली। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जांपल देके समझाने का कोशिश किया गया है कि मान लो कोई एक प्लांट है, उसके इंचार्ज इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लांट का ऑपरेशन स्मूथली चले। लेकिन ये सब सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये सब एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की गई है। जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ प्लांट में थोड़ी ही होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक फील्ड में, हर एक सेक्टर में, हर एक सोसाइटी में जुड़ा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी न किसी चीज़ की जिम्मेदारी है, किसी न किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंचार्ज की तरह एक्ट कर रहा है जिसे सारी चीज़ों को संभालना है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा मीनिंग समझना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ठीक है, अब उसी में आगे कंटिन्यू है कि जो इंचार्ज इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या था कि प्लांट ऑपरेशन स्मूथली चले, ये देखना। साथ साथ व्हेनेवर ब्रेकडाउन्स आर टेकन, the shutdown and charging of lines etc. should not be carried out without the permit to work person by authorized person, otherwise anything goes wrong the engineer in charge is held responsible for that। ठीक है, तो एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की गई है कि अगर इंचार्ज इंजीनियर है तो उसे देखना है कि प्लांट का ऑपरेशन स्मूथ हो, कभी ब्रेकडाउन अकर ना हो। ठीक है, या जब भी ब्रेकडाउन होता है तो शटडाउन लिया जाए यानी पावर सप्लाई को बंद कर दिया जाए इफेक्टेड एरिया में। ठीक है, चार्जिंग ऑफ लाइन को बंद कर दिया जाए यानी कहीं भी कनेक्शंस ऑन न रहे, लाइन ऑन न रहे, सप्लाई ऑन न रहे, एनर्जी सप्लाई जा नहीं रही हो। ठीक है, और बिना परमिट के कोई भी ऑपरेशन, कोई भी मेंटेनेंस वर्क उस इफेक्टेड एरिया के लिए कोई ना कर पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा जो भी मेंटेनेंस वर्क हो, हमेशा जो फॉल्टी सेक्शन को रिपेयर करने की कोशिश हो वो ऑथराइज पर्सन के द्वारा हो। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, उस इंचार्ज इंजीनियर की होगी। ठीक है, अब भी देखो क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना सब देखने के बाद, एग्जांपल्स भी देखने के बाद, अगर कोई कहे आपसे डेफिनेशन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या कहिएगा। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी, पहले के सब्जेक्ट्स में भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी डेफिनेशन बनाना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान दो तो हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही डेफिनेशन है। लेकिन उसमें देखो एक चीज़ मैंने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ है। हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों अलग अलग चीज़ है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। सुनने में लगता है कि दोनों एक है, कोई बोले तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जवाबदेही है, लेकिन एक्चुअली में ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक एग्जांपल देके पहले यही पॉइंट समझ लो, बाद में आएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेफिनेशन में। अभी जैसे मैंने बोला ना कि जिम्मेदारी और जवाबदेही अलग अलग है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अलग अलग है। इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, कैसे अलग है और क्या अलग है। अब बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझिए। सपोज दैट एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है,
एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो पीएम रेसिडेंस, ठीक है, मान लो पीएम का रेसिडेंस है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी बाउंड्री है, ठीक है, बहुत सारे गेट्स हैं। सपोज दैट गेट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, कोई एक गेट है, गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 1 पे पैरामिलिट्री स्टाफ की पोस्टिंग है, मान लो 8-10 जितने भी हों। जो 10 पैरामिलिट्री फोर्स के स्टाफ की पोस्टिंग है, जो ऑफिसर्स की पोस्टिंग है, मान लो 10 ही, थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल मान लो कि 10 की ही यहाँ पे पोस्टिंग है, ठीक है। जाहिर है उनका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है ना, पीएम के यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जाहिर है सब कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। जिन 10 लोगों की पोस्टिंग है उनके बाकायदा नाम होंगे, किन की पोस्टिंग की गई है, किन के आदेश से पोस्टिंग की गई है, सब कुछ का रिकॉर्ड मेंटेन है, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। रिकॉर्ड क्यों मेंटेन किया गया? जैसे मान लो किसी 10 ऑफिसर्स को या 10 पुलिसमैन को या 10 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को भेजा गया, ठीक है, भेजा गया तो जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन रिकॉर्ड में क्यों रखा गया? किनकी पोस्टिंग कब से कब तक हुई है, ये रिकॉर्ड में क्यों रखा गया? कल होके कोई भी मिस हैपनिंग हो, जानबूझ के या बिना जाने या उनकी गलती से या किसी और की गलती से, तो हम तो फाइंड आउट करेंगे ना किसकी गलती थी, फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम तो रिकॉर्ड रखेंगे ना कि वो 10 लोग कौन थे जिनकी ड्यूटी के वक्त कोई मिस हैपनिंग हुआ। और उस मिस हैपनिंग के लिए क्वेश्चन किसको करेंगे सबसे पहले? उस मिस हैपनिंग के लिए क्वेश्चन सबसे पहले किसको करेंगे? इन्हीं 10 को ना। जिन 10 की पोस्टिंग थी, उनके पोस्टिंग के ड्यूरेशन, उनके शिफ्ट के ड्यूरेशन के दौरान जो मिस हैपनिंग हुई, उसके लिए जब फर्दर हम इंक्वायरी करेंगे कि मिस हैपनिंग हुआ क्यों, तो सबसे पहले इन 10 से करेंगे ना, आइडेंटिफाई करेंगे ना कि ये 10, इनसे जवाब लेंगे ना, ठीक है। तो यहां इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी है, जवाबदेही भी है, जिम्मेवारी भी उनकी है, सुरक्षा देना इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस वक्त इनकी जवाबदेही भी है। अब एक केस लो, मान लो नाइट शिफ्ट है इनका, इन 10 में से कोई 2 जवान ऐसे हैं जिनको अर्जेंटली अपने घर जाना है। सपोज दैट इनके घर में कोई बीमार है, अर्जेंटली इनको घर जाना है। ये अचानक से बिना किसी को बताए किसी और 2 आदमी को अपने बदले रख के, किसी और 2 आदमी, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, किसी और 2 आदमी को अपने बदले रख के चले गए, बोले तुम देखना भाई, मेरी जगह तुम देखना गेट पे, मेरा ये काम है, गेट पे कोई आए तो यहाँ फोन से इन्फॉर्म कर देना, ये काम है तुम देखना। वो इन 10 में से 2 जवान चले गए अपने घर, किसी दूसरे को वहां पे खड़ा कर दिए, किसी अनऑफिशियल को, ये जिम्मेदारी देके कि मेरा जिम्मेदारी वाला काम तुम करना। अब सोचो, अब उस वक्त कोई मिस हैपनिंग होता है तो 2 बाहरी लोग को जो खड़ा करके गए थे उनसे कोई जवाब लेगा, या उन दोनों जवान जिनकी पोस्टिंग रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है, उनसे कोई जवाब लेगा? रिकॉर्डेड है ना, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड, ऑन रजिस्टर जिनकी पोस्टिंग है उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब कड़ाई से पूछताछ होगी तो भेद खुल जाएगा कि हाँ उन्होंने अपने बदले किसी और को रख के वो लोग चले गए थे, लेकिन अल्टीमेटली खोजा जाएगा किससे, पूछा जाएगा किससे? जिनका रिकॉर्ड है ना। तो अंतर समझ में आया? जो 2 पर्सन इनके बदले आए, जो बाहरी 2 पर्सन को खड़ा करके चले गए, जिम्मेदारी तो इनकी दी गई, लेकिन जवाबदेही इनकी नहीं है। जवाबदेही किनकी है? जो ओरिजिनल 10 थे उसमें से 2 चले गए, उनकी भी जवाबदेही है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड वो रजिस्टर्ड है इस वर्क के लिए, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ अकाउंटेबिलिटी। गॉट दैट? अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। कभी कुछ चीजें ऑब्वियस लगती हैं, लगता है सबको कि हाँ जिम्मेदारी भी वही है, जवाबदेही भी वही है, कोई बोले तुम्हारी जवाबदेही है, कोई बोले तुम्हारी जिम्मेदारी है, लगता है सब एक जैसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दायरा होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। तो यहां हम लोगों ने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर अच्छे से समझे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेफिनेशन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ जो कुछ भी समझाने की कोशिश किया गया है वो आधा अधूरा है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब बीइंग रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदारी का मतलब जिम्मेदार होना, ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं ना, डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले देखो कि हमें करना क्या है, किस चीज को डिफाइन करना है। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जाहिर है जिस चीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहां तो खाली प्लांट का एग्जांपल दिया गया है, कोई भी फील्ड
जिस चीज की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होगा, उस चीज के स्मूथर ऑपरेशन की आपको गारंटी लेना है, उस चीज में हेल्दी ऑपरेशन की आपको गारंटी लेना है, उस चीज को सिक्योर्ड रखना है, उस चीज को डिफाइंड वे में चलने देना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी आपकी है, जो भी वर्क की जिम्मेदारी है, उसको प्री डिफाइंड वे से स्मूथर ऑपरेशन, बिना फॉल्ट के अगर कोई ऑपरेशन कराते हैं, बिना किसी चूक के कोई ऑपरेशन कराते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, यानी इंश्योर करना कि बिना किसी फॉल्ट के कोई ऑपरेशन हो, डिफाइंड प्री डिफाइंड वे में कोई ऑपरेशन हो, वहां कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी हैजार्ड ना हो, प्रॉपर वर्क हो, जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो डेफिनेट टाइम पे पूरा हो। ये सारी चीजें आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएंगी। ठीक है, ना सिर्फ प्लांट, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो सब स्टेशन क्यों ना हो, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन या ट्रांसमिशन सब स्टेशन, इवन पावर प्लांट या कहीं यूटिलाइजेशन सब स्टेशन, कहीं भी किसी भी इंचार्ज को अगर चार्ज दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मींस उसको एग्जीक्यूट कराना है वर्क प्री डिफाइंड वे में, स्मूथ ऑपरेशन कराना है, बिना किसी फॉल्ट के ऑपरेशन कराना है, बिना किसी फेलियर के ऑपरेशन कराना है, बिना किसी हैजार्ड का ऑपरेशन कराना है, कोशिश करना है कि सब कुछ सही हो, स्मूथर वे से हो। तो हम लोग कह सकते हैं ना जिम्मेदारी। ठीक है, अब आ जाओ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब किसी को ऑथराइज करना, मींस किसी को अधिकार देना, अधिकृत करना। ऑथराइज्ड मींस अधिकृत, ऑथोरिटी मींस अधिकार, किसी को अधिकार देना, ऑथराइज करना। हम लोग बोलते हैं ना कि ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है पर्टिकुलर कंपनी का, मींस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने का राइट दिया है, उसको अधिकार दिया है, उसको ऑथराइज किया है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं आपने देखा होगा गेट पे लिखा हुआ कि अनऑथराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, यानी अनधिकार प्रवेश वर्जित है। ठीक है, तो हम लोग ऑथराइज करते हैं किसी चीज को, किसी चीज के लिए, किसी पर्सन को किसी चीज के लिए जिम्मेदारी देते हैं, दैट इज ऑथराइजेशन। तो ऑथोरिटी क्या है? द पर्सन हु हैज पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक अदर्स टू ओबे द सेम इज कॉल्ड द ऑथोरिटी। डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन जिसको हमने किसी चीज का इंचार्ज बनाया है और उसको ऑथोरिटी दी है। ठीक है, मतलब क्या है? तो उस पर्सन को हमने पावर दिया है कुछ वर्क करने का, और पावर कैसा? तो जाहिर है वो ऑर्डर्स दे सके अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, और बाकी सबऑर्डिनेट्स उसके ऑर्डर को ओबे करें, इसको हम लोग ऑथोरिटी कह सकते हैं। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल लेके चले थे कि जीएम लेवल के ऑफिसर जो होंगे, जो जनरल मैनेजर रैंक के होंगे, जो चीफ इंजीनियर रैंक के होंगे, उनको थर्मल पावर स्टेशन में इंचार्ज बनाया जाता है। तो जाहिर है इंचार्ज तो बनाया गया, हेड तो बनाया गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी है, लेकिन साथ साथ उन्हें ऑथोरिटी भी दी गई है। ऑथोरिटी होना भी चाहिए ना, सिर्फ इंचार्ज बना दो और पता चले कि उनके पास ये पावर ही नहीं है कि बाकी को वो कमांड दे सके, अपने सबऑर्डिनेट्स को, बाकी को वो ऑर्डर दे सकें। होता है ऐसा। जैसे कॉलेजेस में जो प्रिंसिपल बनते हैं ना, तो प्रिंसिपल के पास फाइनेंशियल कमांड भी होना चाहिए। कभी कभी फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं होती है कि वो पैसे का ट्रांजैक्शन करा सकें, तो फाइनेंशियल अथॉरिटी के लिए अलग से लेटर निकलता है। यानी जाहिर है इंचार्ज तो बनाए, लेकिन उसे पावर्स भी देना होगा सो दैट कि वो कमांड कर सके, वो ऑर्डर्स दे सके अपने सबऑर्डिनेट्स को, और सबऑर्डिनेट्स को उन ऑर्डर को फॉलो करना हो, सो दैट कि हम लोग इंश्योर कर सकें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, प्लांट का ऑपरेशन स्मूथर है, कहीं भी कोई मिस हैपनिंग नहीं हो रही है, कहीं भी कोई अनऑथराइज वर्क ना कर पाए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑथोरिटी क्या है? कि कोई एक पर्सन जिसको हम लोगों ने पावर दिया ऑर्डर देने के लिए और दूसरों से ऑर्डर को ओबे कराने के लिए, उनका अनुपालन कराने के लिए। ठीक है, द पर्सन हु हैज द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक अदर्स ओबे द सेम इज कॉल्ड द ऑथोरिटी। तो ऐसे पर्सन को हम लोग ऑथोरिटी कहेंगे। गॉट दैट? अब आ जाओ अकाउंटेबिलिटी पे। अकाउंटेबिलिटी क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन इन चार्ज ऑफ सर्टेन वर्क टू गिव एन एक्सप्लेनेशन इफ समथिंग गोज रॉन्ग। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में अंतर, तो वही चीज़ है यहाँ। क्या है? अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का मतलब अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है
तो उस पर्सन की जिसकी अकाउंटेबिलिटी है डेफिनेटली उसी को सिंप्लीफाई करना होगा, उसी को जवाब देना होगा कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, क्या क्या रीजन थे, कौन कौन इसमें दोषी थे। तो अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही वाला जो पोर्शन है वो आता है कि किसी पर्सन से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जो कि इंचार्ज है किसी वर्क का कि वो एक्सप्लेनेशन दे, वो एक्सप्लेन करे, वो सिंप्लीफाई करे, वो बताए कि ये कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ। इफ वर्क इज नॉट कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर कोई स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, कोई गिवन टाइम के अंदर किसी काम को खत्म करना था तो क्यों नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जिसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, अगर इंचार्ज की अकाउंटेबिलिटी है तो उसकी जवाबदेही होगी, उसे ही एक्सप्लेन करना होगा इन चीज़ों को कि फॉल्ट हुआ तो क्यों हुआ, काम समय पे नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी के अंदर आता है। इट मीन्स इट इज़ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफिसर टू डू वर्क विद इन स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर की वो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है उस काम को टाइम पे कराना। अगर नहीं होता है काम टाइम पे तो डेफिनेटली उसे ही जवाब देना होगा, उसे ही एक्सप्लेन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी में आ रहा है अकाउंटेबिलिटी तक है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मॉनिटरिंग पे। मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप लोग सोचिए कि मॉनिटरिंग शब्द अलग है, एक वॉचिंग और एक मॉनिटरिंग दोनों में अलग है। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई वॉचमैन है, ठीक है, तो कोई वॉच कर रहा है किसी घटनाओं को और कोई मॉनिटर कर रहा है। इन दोनों चीज़ों में भी अंतर है, लगता है एक जैसा लेकिन है दोनों अलग अलग। कैसे बताइए कोई? हम लोग मान लो किसी ग्राउंड में जहां क्रिकेट मैच चल रहा है, दो दर्शक हैं, दो बैठे हुए हैं। मान लो उन दर्शकों में से हमने कह दिया कि एक जो है मैच को वॉच कर रहा है, एक जो है मैच को मॉनिटर करने के लिए उसको हम ऑथराइज कर दे रहे हैं कि तो मैच को मॉनिटर करो। क्या अंतर होगा उन दोनों दर्शकों में? रिकॉर्ड रखना होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो मॉनिटरिंग और वॉचिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि वॉचिंग में सिंपल वॉचिंग है, लेकिन मॉनिटरिंग में घटनाओं का रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं। जैसे मैच चल रहा है तो मैच में एक एक बॉल का रिकॉर्ड है कि किस पर्टिकुलर बॉल में कितने रन्स हुए थे, कौन कौन से बैट्समैन क्रीज पे थे, कितना ओवर हो चुका था, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। इससे क्या है, कभी भी हम लोग रन रेट निकाल सकते हैं, कभी भी सिचुएशन को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, कभी भी एक बैटिंग टीम का कंपैरिजन हम लोग प्रीवियस में बैटिंग कर रही टीम से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड करना, घटनाओं को रजिस्टर करना, उनका रिकॉर्ड रखना, यही मॉनिटरिंग को वॉचिंग से अलग बनाता है। ठीक है, यही आपके डेफिनेशन में भी है। अगर किसी ने भी एक बार डेफिनेशन को देख लिया होता ना तो इसका आंसर पता होता सबको। ठीक है, तो मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस इन विच कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड और टेस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए मशीन और इक्विपमेंट इज आर कैरीड आउट। ठीक है, तो जहां हम लोग कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी भी इवेंट का, किसी भी ऑपरेशन का, ठीक है, किसी भी वर्क का हम लोग कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करते हैं, साथ साथ उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ऑपरेशन ऑफ मशीन है, इक्विपमेंट है, तो उसका हम लोग हमेशा रिकॉर्ड करते हैं और समय समय पर अगर ज़रूरत हो तो टेस्टिंग, प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम लोग लेके चलते हैं, समय समय पर इक्विपमेंट्स का टेस्ट भी हम लोग करते हैं और इन सारी चीज़ों का हम लोग रिकॉर्ड और रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो इसको हम लोग मॉनिटरिंग कहते हैं। यानी कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन है जिसमें रिकॉर्ड भी हम लोग मेंटेन करें, सारी घटनाओं का, सारी चीज़ों का, घटनाक्रम का, उस ऑपरेशन के हर एक डिटेल्स का अगर हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वो मॉनिटरिंग के अंदर में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ चीफ इंजीनियर इन ए जनरेटिंग प्लांट मॉनिटर्स ऑल द ऑपरेशन इन ए जनरेटिंग प्लांट। ठीक है, तो जाहिर है जैसे चीफ इंजीनियर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि जीएम बनाया जाता है चीफ इंजीनियर रैंक के ऑफिसर्स को, जनरल मैनेजर एक पावर प्लांट का, एक जनरेटिंग स्टेशन का। तो मान लो जनरेटिंग स्टेशन के एक चीफ इंजीनियर हैं, तो जाहिर है वो, या मान लो वो डायरेक्टली खुद ना करें लेकिन उन्होंने अलग अलग सेक्शंस बना के रखा है, उस सेक्शंस में अलग अलग ऑफिसर्स हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग अलग अकाउंटेबिलिटी है, जिन्हें मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया है। तो जाहिर है वो सारे ऑफिसर्स जिनका डेपुटेशन किया गया है, जिनको मॉनिटर करने के लिए रखा गया है, वो सब अपनी रिपोर्टिंग किसे देंगे? तो इन चीफ इंजीनियर को देंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि इनडायरेक्टली चीफ इंजीनियर सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन, अब होगा क्या कि बाय मॉनिटरिंग ही इज एबल टू नो द वर्किंग ऑफ टरबाइन, बॉयलर, जनरेटर एंड अदर प्लांट इक्विपमेंट। अब होगा क्या कि उन्होंने अलग अलग सेक्शंस बना दिया, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पर्सन्स को उन्होंने ऑथराइज कर दिया, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी दे दी। अब हर एक काम मॉनिटर हो रहा है, हर एक काम रजिस्टर हो रहा है, हर एक वर्क का रिकॉर्ड है। तो जाहिर है अब चीफ इंजीनियर के पास
उनके पास वो जान सकते हैं, ही इज एबल टू नो, उनके पास ये जानने की क्षमता है कि टरबाइन का क्या ऑपरेशन चल रहा है, बॉयलर का क्या ऑपरेशन चल रहा है उनके प्लांट में, जनरेटर्स का, अदर प्लांट इक्विपमेंट्स का सारी स्थिति उन्हें पता है, सारी स्थिति वो मॉनिटर कर सकते हैं, सारी स्थिति का रिकॉर्ड उन्हें पता है। उन्हें पता है कि हाँ किस वक्त कौन सा बॉयलर ऑपरेशन में था, किस वक्त कौन से बॉयलर को हमने ऑपरेशन में नहीं रखा था, कौन सा जनरेटर क्या वर्क कर रहा था, कौन सा जनरेटर अपने फुल कैपेसिटी पे है कि नहीं, कहाँ कौन सा फॉल्ट है, कौन सी टीम कैसा वर्क कर रही है, एफिशिएंट ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉनिटरिंग। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग आईई एक्ट में। पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जब इंडिया में हम लोगों के यहाँ चलन में आया और स्मॉल स्केल पे उस समय इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होने लगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, तो ये काम कब हो रहा था, जब हमारे यहाँ हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में थे, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स की एम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म थी, यानी जब हमारे पास साम्राज्यवादी शासन था, जब ब्रिटिशर्स ने उपनिवेश बना के रखा था हमारे इंडिया में, तब से ही हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है। तो उस समय भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी चीज़ है उसके सिस्टमैटिक फंक्शन के लिए, उसके सही प्रॉपर ऑपरेशन के लिए हमें कुछ रूल्स, हमें कुछ लॉज बनाना पड़ता है, और जाहिर है उन नियमों को, उन लॉ को अगर कोई तोड़े तो जाहिर है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक डिज़ाइन होना चाहिए, जिससे हमें ये तय करना आसान हो कि अगर कोई लॉ कोई वायलेट करता है तो उसे हम पनिशमेंट दें, तो किस तरह का पनिशमेंट दें, पनिशमेंट की क्वांटिटी कितनी हो और किस टाइप का पनिशमेंट किस लॉ को ब्रेक करने के लिए दिया जाए। तो जाहिर है अगर हम कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ लॉ बनाते हैं सो दैट कि हम प्रॉपर ऑपरेशन को इंश्योर कर सकें, तो उनके लिए एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी के भी ऑपरेशन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जनरेशंस के लिए एक सिस्टमैटिक वर्क हमें करना होता है, एक प्रॉपर वे से वर्क करना पड़ता है, एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत हमें काम करना पड़ता है। तो उनके लिए भी लॉ बनाया गया, और लॉ का अनुपालन नहीं होता है, लॉ कहीं से ब्रेक होता है तो उसमें पनिशमेंट देने के लिए पेनल कोड का फॉर्मेशन किया गया। तो इन चीज़ों को समाहित किया गया, इन चीज़ों को एक साथ लाया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। तो जिस समय हमारा भारत आज़ाद नहीं था उस समय अंग्रेजों का बनाया हुआ जो एक्ट था उसको हम लोग ईए बोलते थे, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उसका नाम हमने चेंज कर दिया, ईए को हमने आईई में बदल दिया। ठीक है, इंडियन टर्म उसके साथ जुड़ गया। पहले हम लोग रखते थे ईए करके, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट करके। ये कब, जब भारत आज़ाद नहीं था, जब अंग्रेजों का शासन था तब। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस नाम बदल गया, हम लोग आईई एक्ट यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे आ गए। ठीक है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, मतलब वैधानिक, तो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस फॉर सेफ्टी ऑफ पर्संस एंड इक्विपमेंट वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो हम लोग स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस देखेंगे किसके लिए, उन पर्सन की सेफ्टी के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अलग अलग टाइम पे आया और बार बार अलग अलग टाइम पे संशोधन हुआ उसमें। जैसे कैसे हम लोग यहाँ संविधान संशोधन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ तो होता क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ में ज़रूरी है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना तो समय के साथ उसमें भी बदलाव की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ बना तो फ्लेक्सिबिलिटी हर एक चीज़ों की, हर एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ही बना तो उसको हम लोग मतलब ऐसा नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल वो एक बार बन गया तो वो फिक्स है, नहीं, सिचुएशन के हिसाब से समय समय पर सिचुएशन बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, माहौल बदलता है, तो हमें उनके हिसाब से अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो ये हम कर सकें, ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया। और इसी कारण से समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन होते रहा, जब लोगों को लगा कि हाँ कुछ लॉ ऐसे हैं जिनमें बदलाव की ज़रूरत है, कुछ लॉ ऐसे हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है या उनमें कुछ नया जोड़ने की ज़रूरत है। सिचुएशन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, समय के हिसाब से, माहौल के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो संविधान में भी समय समय पर अमेंडमेंट होता रहा, ज़रूरत के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी समय समय पर संशोधन होता रहा, अमेंडमेंट्स होते रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि किसी काम को सिस्टमैटिक वे से करने के लिए, प्रॉपर वे से करने के लिए, लीगल करने के लिए, लीगल वे से करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क, हमें एक लॉ की ज़रूरत होती है, हमें एक एक्ट की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बना। अब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर है जैसे आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देश को चलाने के लिए संविधान बना और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं तो उनके क्या पावर्स होंगे, प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उनका टर्म क्या होगा। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी है, प्राइम मिनिस्टर का टर्म क्या होगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे उन्हें इलेक्ट किया जाएगा, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है। इस तरह से करके फ्रॉम प्रेसिडेंट टू क्या कहें पंचायत तक जो आपका है, जो आपका जो सिस्टम है, जो वार्ड काउंसलर का जो चुनाव है, छोटी छोटी चीज़ें, अगर कोई गलती करता है तो उसे कैसे सजा दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लेजिस्लेटिव का क्या काम है, स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एज ए सिटीजन आपको क्या करना चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो डेफिनेटली उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी बहुत सारे रूल्स हैं, एक बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क है, बहुत सारे एक्ट्स हैं उसमें कि अगर जनरेशन है तो वहाँ क्या क्या लॉज फॉलो करने हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या लॉज फॉलो करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के यूटिलाइजेशन में क्या करने हैं, जो कंपनीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बनाएंगी उनके लिए कौन कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का। अब उसमें से आपको कौन सा पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो आपके सिलेबस के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वो पोर्शन आपको पढ़ना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये दिया हो कि कोई पर्सन अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर काम कर रहा है, जो ऑपरेटर्स, जो वर्कर्स, जो इंजीनियर्स, यानी जो पर्सन आपके इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रावधान है उस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, आपके सिलेबस में सिर्फ वो पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो कि बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से सिर्फ इस चीज़ पे हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के उस पोर्शन को पढ़ना है जहां वो सारे पर्सन जो किसी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में जो गाइडलाइंस दी हुई है, जो प्रावधान है, उसको हमें अंडर स्टडी रखना है, उसको हमें पढ़ना है। तो उसमें हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्या है, द फॉलोइंग स्पेशल इंस्ट्रक्शन प्राइमरली टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग कंडीशंस shall be rigidly compiled with by all person and all times when working on a job with a permit to work। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो दिया गया है जो कि हमारे लिए प्राथमिक तौर पे वो इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि वर्किंग कंडीशन को इंश्योर कर सकें और जो भी वर्किंग कंडीशन के हिसाब से जो प्रावधान है उनको रिजिडली, ठीक है, रिजिडली मतलब उनको कठोरता से अनुपालन कराना, उनका सुनिश्चित कर सके, हम लोग कंपाइल कर सकें। ठीक है, और जाहिर है परमिट से जुड़े हुए जो भी काम है उनका परमिट हम किसे दे रहे हैं और ऑथराइज कर रहे हैं किसे, उन सारी चीज़ों के बारे में जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें हम लोग इन पोर्शन में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वो पोर्शन है जहां सेफ्टी ऑफ पर्सन के बारे में बात की गई है, और वो भी कौन से पर्सन, जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, एनीवन डिसरिगार्डिंग, जाहिर है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, कुछ प्रावधान होंगे यहाँ पे जिससे हम वर्किंग कंडीशन को इंश्योर कर सकें, वर्किंग कंडीशन को सेफ बना सकें, चीज़ों को, ऑपरेशन को एक्सीडेंट फ्री रख सकें, स्मूथर ऑपरेशन हम लोग करा सकें। तो उन प्रावधानों में जाहिर है अगर कोई भी इस इंस्ट्रक्शन को डिसरिगार्ड करता है, ठीक है, तो वहाँ ऐसे इंस्ट्रक्शन को डिसरिगार्ड करने से क्या हो सकता है, डेफिनेटली वहाँ डेंजर हो सकता है। ऐसा पर्सन जो ऐसा करे, उन चीज़ों को फॉलो नहीं करे, तो वो खुद को डेंजर में डाल सकता है या किसी दूसरे को डेंजर में डाल सकता है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम लोग प्रॉपरली पनिश कर सकें, ये सारे प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, यानी जाहिर है कि लीगल फ्रेमवर्क होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस होगा, सर्टेन प्रोविजंस होंगे, और डेफिनेटली ये प्रोविजंस, ये गाइडलाइंस, ये फ्रेमवर्क्स ऐसे होंगे कि उनका अनुपालन अगर कोई नहीं करता है तो या तो खुद को खतरे में डालेगा या साथ साथ काम कर रहे बाकी लोगों को खतरे में डालेगा, और ऐसे लोगों को प्रॉपरली पनिश किया जा सके, इन चीज़ों का भी प्रावधान इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर होगा। ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो उन चीज़ों को पॉइंट वाइज अब दिया गया है कि कौन कौन से कंडीशंस हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन सा गाइडलाइंस है, कौन कौन सा प्रपोजिशंस है जिनको हमें फॉलो करना है और करवाना है वहाँ किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर। तो है क्या, नो पर्सन शैल कैरी आउट और अटेम्प्ट एनी वर्क ऑन लाइव मेन्स और apparatus एक्सेप्ट विद a परमिट टू डू वर्क एंड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि किसी भी पर्सन को ऐसी इजाज़त नहीं दी जा सकती है, ठीक है, कि वो लाइव मेंस पे काम करे। यानी अगर हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है तो जल्दी किसी भी पर्सन को लाइव मेंस पे काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। हाँ, गाइडलाइन उनको इजाज़त दी जा सकती है, कब, जब इसके लिए हमने परमिट इशू किया हो।
अब जाहिर है बहुत सारे ऐसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस के काम हैं जिनको सर्किट को डिस्कनेक्ट करके, डी एनर्जाइज करके, चार्जिंग को बंद करके हम लोग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें लाइव में हमें करना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के इस गाइडलाइन के पहले पॉइंट के हिसाब से सबसे पहले तो हमें लाइव पे काम जल्दी किसी को करने नहीं देना है। तभी करने देना है जब इसके लिए प्रॉपर परमिट उन्हें इश्यू किया गया हो और वो काम डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा हो, किसी के डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा हो, किसी के डायरेक्ट देख रेख में हो रहा हो। और वो कौन देख रेख करेगा? तो कोई भी एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट मतलब जो उसके लिए योग्य हो। अब जैसे मान लो हम लोग बॉयलर को रिपेयर करा रहे हो, ठीक है, बॉयलर को अगर हम लोग रिपेयर करा रहे हो एज फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर है किसी ना किसी के देख रेख में होगा। अब पता चला कि हम लोग आईटी के किसी इंजीनियर को लाके उसका इंचार्ज बना दिए देख रेख करने के लिए, तो डेफिनेटली वो कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है उस वर्क के लिए। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होगा? तो जाहिर है कोई ना कोई मैकेनिकल इंजीनियर होगा जिसका बॉयलर सेक्शन में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा हो। वो अगर अपने देख रेख में काम कराता है तो डेफिनेटली वो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है उस काम को कराने के लिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के इस पहले पॉइंट के हिसाब से हम लोग किसी को भी लाइव पे काम नहीं करने देंगे। हाँ, एक्सेप्शन है, वैसे कंडीशन में काम करने देंगे जब हमने उसको परमिट इशू किया गया हो, वो काम किसी के डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा हो। और डायरेक्ट सुपरविजन में किसके हो रहा हो? तो किसी ना किसी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी के लिए जो उस काम के लिए योग्य है, कॉम्पिटेंट है, जो उस काम के लिए एक्सपीरियंस्ड है, जिसको उस काम करने का अनुभव है, कराने का अनुभव है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? द पर्सन इन चार्ज शैल एक्सप्लेन द नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क to be carried out to the permit issuing authority and obtain from him a permit to work before commencing any work, ठीक है। अब देखो जो काम होगा ना इस तरह का, जाहिर है जो भी काम होता है, जो भी काम हमें कराना है, टेक्निकल वर्क हमें कराना है, हम लोग एक टीम बनाते हैं। उस टीम का जो इंचार्ज होगा, ठीक है, उस टीम का, अभी जैसे हमने चर्चा किया कि कभी लाइव मेंस पे हमें काम नहीं करने देना है, लेकिन हाँ एक्सेप्ट हमें करने देना है तब जब उसके पास परमिट हो। तो जाहिर है वो जो काम करने का टीम होगा ना, उसका जो इंचार्ज होगा वो परमिट इश्यूइंग अथॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है। जाहिर है परमिट दे रहे हैं तो कोई परमिट इश्यूइंग अथॉरिटी होगी। तो जो काम करने वाली टीम है ना, उसका इंचार्ज परमिट इश्यूइंग अथॉरिटी के पास जाएगा। वो बताएगा कि काम का नेचर क्या है, काम का ड्यूरेशन क्या है जो हम कराने वाले हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेन करेगा कि काम का नेचर क्या है, काम का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें 2-3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। पहला, जिसको हम परमिट देंगे काम करने के लिए, जिसको काम करना है वाकई में, उस टीम का जो इंचार्ज होगा वो सबसे पहले परमिट इशूइंग अथॉरिटी, जिससे उसको परमिट मिलना है, उसके पास जाएगा। नेचर को समझाएगा, काम का ड्यूरेशन को समझाएगा, जो काम होने वाला है उसका नेचर क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं, कौन कौन सा ऑपरेशन होने वाला है, कितना समय लगेगा, अनुमानित एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन, वो बताने के बाद परमिट इशूइंग अथॉरिटी से वो परमिट लेगा, ठीक है, काम शुरू करने से पहले। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये हो गया, जो टीम है जो काम करने वाली है वो जाएगी परमिट इशूइंग अथॉरिटी के पास। अब परमिट इशूइंग अथॉरिटी को क्या क्या करना है उसके बारे में अगले पॉइंट में, 3rd नंबर पॉइंट में, ठीक है, कि अब परमिट इशूइंग अथॉरिटी को क्या क्या देखना होगा, क्या क्या इंश्योर करना होगा परमिट देने से पहले, ठीक है। तो अब देखो, द परमिट इशूइंग अथॉरिटी शैल नॉट इशू अ परमिट अनलेस, यानी परमिट इशूइंग अथॉरिटी जो है, जो भी जिसको भी हमने ऑथराइज किया है परमिट देने के लिए, वो परमिट इशू नहीं करेगा जब तक ये कंडीशंस फुलफिल ना हो। कौन कौन से कंडीशन? तो पहला, द स्विचेस हैव विथड्रॉन एंड आर कंप्लीटली आइसोलेटेड ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी परमिट इशू करने से पहले कुछ चीज़ों को वो इंश्योर करेगा कि ये चीज़ों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। पहला क्या है उसमें कि स्विचेस को क्लोज कर दिया गया है, विथड्रॉ कर दिया गया है, ठीक है, और कंप्लीटली सिस्टम को आइसोलेट कर दिया गया है दोनों साइड से। जाहिर है हम लोग देखते हैं कि हमारा नेटवर्क बायलैटरल है, ठीक है, चाहे ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहीं भी वर्किंग बायलैटरल है। एक तरफ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई हो रही है और बाकी दूसरे जगह यूटिलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो कन्वर्शन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का, या जैसे भी करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हो, किसी न किसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो दोनों साइड से हमने उसको आइसोलेट कर दिया, ठीक है। तो परमिट इशूइंग अथॉरिटी देखेगा पास, वो जब तक इशू नहीं करेगा जब तक ये कंडीशंस फुलफिल ना हो। और कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले वो इंश्योर करेगा कि स्विचेस को हटा दिया गया है, स्विचेस को विथड्रॉ कर दिया गया है, सिस्टम को कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया गया है दोनों साइड से, बोथ साइड से। लिंक्स एंड फ्यूजेस ओपन, लिंक्स और फ्यूजेस को हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। मेन्स एंड एपरेटस डिस्चार्ज
एंड अर्थ। जो मेंस है, जो सप्लाई मेंस है और जो एपरेटस है, कई बार क्या होता है हमने सप्लाई कट कर दिया लेकिन उसके अंदर कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, वो चार्ज कंडीशन में है, तो वो हमेशा एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो जाहिर है हमें मेंस को डिस्कनेक्ट भी करना होगा और ऐसे एपरेटस जिनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से स्टोर होती हो या किसी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ वहाँ पे पोर्शन रिमेनिंग रहे, किसी न किसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है, तो उन्हें भी हमें डिस्चार्ज करना होगा और हमें प्रॉपरली अर्थ भी करना होगा उन्हें। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंड ऑल एडजेसेंट लाइफ पार्ट्स आर एडुकेटली प्रोटेक्टेड। अब जाहिर है जहां हम लोग काम कर रहे हैं उस पोर्शन को तो हमने आइसोलेट कर दिया, उस पोर्शन को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, अर्थ कर दिया, लेकिन बाकी जो लाइफ पार्ट है, अब जाहिर है हम लोग छोटा सा काम कहीं पे करेंगे तो सारे पूरे प्लांट को तो बंद नहीं करेंगे, तो जिस सिस्टम पे हमें काम करना है उसको हमने आइसोलेट कर दिया, अर्थ कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, फ्यूजेस को निकाल लिया, और बाकी जो एडजेसेंट आसपास के जो काम वर्किंग कंडीशन में है, जो लाइफ पार्ट है, उनको हमने प्रोटेक्ट भी कर दिया, उनको एडिक्वेटली यानी पूरी तरह से सफिशिएंटली हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया। ये चीज इंश्योर करना होगा। ठीक है, Where possible, the switches shall be locked and keys handed over to the person in charge. अब एक चीज और इंश्योर करना होगा कि जहां तक पॉसिबल हो सके जिन स्विचों को हमने ओपन किया है उनको लॉक भी कर दें, और अगर कीज हैं, अगर चाबी का प्रोविजन है वहां पर, तो उनको लॉक करके चाबी को इंचार्ज को सौंप दिया जाए। यह भी इंश्योर करना होगा परमिट इशू से करने से पहले परमिट इशूइंग अथॉरिटी को। ठीक है, और ये भी देखना होगा कि जिस इंचार्ज को हमने चाबी दिया है इन सारी चीजों को लॉक करके वो चाबी लौटाए नहीं जब तक वर्क कंप्लीट हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंश्योर करना होगा। स्विचेस एंड फ्यूजेस ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट पैनल शैल आल्सो बी रेंडर्ड इनऑपरेटिव। जितने भी स्विच हैं, जितने भी फ्यूजेस हैं कंट्रोल पैनल के, उनको भी हम लोग इनऑपरेटिव रखेंगे। ठीक है, तो परमिट इशू करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना होगा। और भी कुछ बातें हैं जिन्हें परमिट इशू करने से पहले हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसमें क्या है, डेंजर नोटिस प्लेट्स आर अटैच्ड इन कॉन्स्पियस प्लेसेस ऑन मेंस एंड apparatus एंड एट ऑल कंट्रोल पॉइंट्स अंडर द परमिट टू वर्क। ठीक है, अब जाहिर है जो काम हो रहा है तो वहां पे कोई पर्सन अचानक से अगर बाहर से आ रहे हैं या जिनको उस काम के बारे में नहीं जानकारी है, उनको भी समय पर हम अवेयर कर सके, इसलिए डेंजर प्लेट्स लगाए जाते हैं जहां डेंजर का सिंबल और डेंजर लिखा हुआ रहता है, सो दैट कि कोई पर्सन नहीं भी जान रहा है तो वहां डेंजर देख के समझ जाए कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो रहा है जो कि खतरनाक हो सकता है। तो डेंजर प्लेट्स को लगाया जाएगा, अटैच किया जाएगा जहां भी प्लेसेस ऐसे हैं जहां खतरा हो सकता है, कॉन्स्पियस प्लेसेस में, मेंस के पास, एपरेटस के पास, हर एक कंट्रोल पॉइंट के पास। ठीक है, ये परमिट टू वर्क के अंदर आना चाहिए। ये इंश्योर होने के बाद ही परमिट इशूइंग अथॉरिटी को ये परमिट जारी करने के बारे में सोचना चाहिए। और भी कुछ पॉइंट है, सी नंबर पॉइंट पे हम लोग देख लेते हैं। एन एंट्री इज मेड इन द लॉग बुक और लॉग शीट टू द इफेक्ट दैट द मेंस एंड एपरेटस अंडर परमिट हैव बीन मेड डेड on no account shall they again be made alive until the return by the person in charge the permit to work and the key। अब देखो सी नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों का पहले ही मैंने चर्चा किया था कि हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, हर चीजों का रिकॉर्ड रखते हैं। इन सारी चीजों को लॉग बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा, लॉग शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, और वहां बताया जाएगा, उसमें मेंशन किया जाएगा, रिकॉर्ड में ये रखा जाएगा, ये रजिस्टर किया जाएगा, ये लिखा जाएगा कि सारी चीजों को, सारे ऑपरेटर्स को हमने डेड कर दिया है और किसी भी तरह उनको लाइव नहीं किया जा सकता है, उनको ऑन नहीं किया जा सकता है, उनको एनर्जाइज नहीं किया जाता है जब तक वो इंचार्ज पर्सन चाबियां वापस ना सौंप दे और काम करने का परमिट वापस ना सौंप दे। ये चीजें इंश्योर होंगी, ऐसा होने वाला होगा तभी हम परमिट इशू करेंगे, अगर हम परमिट इशूइंग अथॉरिटी हैं तो। ठीक है, और क्या है, तो आगे फोर्थ में ये परमिट इशूइंग अथॉरिटी का काम हो गया, इन चीजों को ध्यान में रखना होगा तभी परमिट इशू करना होगा। अब फिर वापस आते हैं पर्सन इंचार्ज पे। ठीक है, अब पर्सन इंचार्ज पे फिर हम लोग फोकस करते हैं। पहले हमने काम करने वाले टीम के इंचार्ज पे फोकस किया कि उसे परमिट लेना होगा। परमिट इशूइंग अथॉरिटी को परमिट इशू करने से पहले क्या करना होगा, इन चीजों को हमने इंश्योर किया। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं पर्सन इंचार्ज पे। ठीक है, तो यहां हम लोग देखते हैं द पर्सन इंचार्ज before allowing any workman to commence work on the mains and apparatus shall take the following precautions। अब जो इंचार्ज पर्सन है उस टीम का, काम कराने वाले टीम का, वो भी अपने सबऑर्डिनेट से, जाहिर है वो इंचार्ज है तो बाकी लोगों से काम कराएगा, खुद काम करने के बजाय या खुद बहुत कम काम करने के बजाय उसे उस टीम से काम कराना होता है जो भी इंचार्ज होगा। तो वो काम शुरू करने से पहले वो भी कुछ प्रिकॉशंस लेगा। उसके वर्कमैन जब कोई काम को शुरू करे उससे पहले उस इंचार्ज को भी कुछ प्रिकॉशंस लेना होगा। ठीक है, वो क्या होगा, तो सबसे पहले, अब जाहिर है मैं किसी टीम से काम कराने जा रहा हूं
तो सबसे पहले मैं अपनी टीम को काम समझाऊंगा कि काम है क्या, आपको करना क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका तरीका क्या होगा काम करने का, आपको कौन कौन सा प्रिकॉशंस लेना होगा, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, आपके काम करने से आउटकम क्या निकलेगा, आपके काम करने में अगर कुछ हैजार्ड्स हैं जो आपको फेस करना पड़ सकता है, वो हैजार्ड्स कौन से हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जाहिर है वो इंचार्ज अपने सबऑर्डिनेट को काम समझाएगा, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ वर्क, प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है, ठीक है, टेकन बाय द परमिट इशूइंग अथॉरिटी। परमिट इशूइंग अथॉरिटी ने भी आपको बताया होगा कि कौन कौन सा प्रिकॉशन रखना है, वो इंचार्ज अपने वर्कमैन को, अपने सबऑर्डिनेट को सिखाएगा, ठीक है, और इंश्योर करेगा कि सेफ्टी है, हमारे काम करने वाले सभी पर्सन का सेफ्टी वहां पे हो उस काम के दौरान और पूरे वर्किंग के दौरान, ठीक है। एंड ऑल्सो द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, ठीक है। तो उसे प्रिकॉशन रखना है, ऐसे प्रिकॉशन जो परमिट इशूइंग अथॉरिटी ने भी बनाए हैं, काम करने के दौरान भी जो कुछ प्रिकॉशंस है उन्हें रखना है, सो दैट कि इस वर्कमैन की, उसके टीम के वर्कमैन की सेफ्टी इंश्योर हो सके। इन चीजों को पर्सन इंचार्ज को ध्यान में रखना होगा, जो काम कराने वाली टीम का पर्सन इंचार्ज है, ठीक है, गॉट दैट, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग पर्सन इंचार्ज के बारे में चर्चा कर रहे थे, पर्सन इंचार्ज को क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि अपने सबऑर्डिनेट्स को वो नेचर ऑफ वर्क के बारे में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या वर्क है, किस टाइप का वर्क है, करना क्या है, उसका टारगेट क्या है, वर्क करने से आउटकम क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेगा पर्सन इंचार्ज अपनी टीम को, टीम के वर्कमैन को। उसके अलावा फिर क्या ध्यान में रखना है पर्सन इंचार्ज को, तो वो हम लोग देख लेते हैं अगले पॉइंट में क्या है। सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द स्विचेस कंट्रोलिंग द मेन्स एंड द apparatus हैव बीन आइसोलेटेड, डिस्चार्ज प्रॉपरली अर्थ, ठीक है। दूसरा, जो इंचार्ज है वर्क को तो एक्सप्लेन करेगा ही, साथ ही खुद को भी सेटिस्फाई करेगा कि जो कंट्रोलिंग स्विचेस हैं, जो मेन्स apparatus हैं, उनको ऑफ कर दिया गया है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज्ड पोर्शन थे, इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड पोर्शन थे, उनको प्रॉपरली डिस्चार्ज कर दिया गया है, उन्हें अर्थ कर दिया गया है जहां तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। और साथ साथ अर्थ करने के बाद टेस्ट भी कर लिया गया है कि वाकई वो डी एनर्जाइज हो गए हैं कि नहीं, ठीक है। तो उनको टेस्ट कर लिया गया है डिस्चार्ज रॉड से। एक डिस्चार्ज रॉड आता है जिसके साथ एक वायर कनेक्ट रहता है अर्थ से, उसको लगा के टेस्ट भी कर लिया जाता है कि वाकई में वो सारी चीज़ें डी एनर्जाइज हो गई हैं कि नहीं। ये इंश्योर करेगा पर्सन इंचार्ज कि वाकई में ये सारी चीज़ें हो गई है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा वो देखेगा कि डेंजर नोटिस प्लेट्स जो है, डेंजर नोटिस वाला जो प्लेट्स है वो सही जगह प्लेस किया गया है कि नहीं, लगाया गया कि नहीं, जहाँ जहाँ उसको वर्क करना है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उसे प्रिकॉशन देना है या जहाँ जहाँ लोगों को अवेयर करना है, वहाँ डेंजर नोटिस लगाया गया है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा वो इंचार्ज और भी क्या देखेगा, तो वार्न द वर्कमैन एंड पब्लिक ऑफ द डेंजर दैट, टू वार्न द वर्कमैन एंड पब्लिक ऑफ द डेंजर दैट एग्जिस्ट इन द विसिनिटी ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द परमिट, ठीक है। तो एक इंचार्ज का और भी दायित्व होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो वार्निंग दे दे, वार्निंग प्रोवाइड कर दे, किसको, अपने काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कमैन को, साथ साथ आसपास के पब्लिक को भी, ठीक है। क्या वार्न कर दे कि जो डेंजर, जो खतरे हो सकते हैं इस काम के दौरान, ठीक है, उस जहां काम हो रहा है वहां या उसके विसिनिटी में, उसके एडजेसेंट एरिया में, उसके आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है। तो उस इंचार्ज का, जो काम कर रही है टीम, उसका जो इंचार्ज होगा, उसका ये भी दायित्व होगा कि अपने सबऑर्डिनेट को, अपने वर्कर्स को वो अवेयर कर दे, वार्निंग दे दे कि कौन कौन सा खतरा हो सकता है इस काम के दौरान। आसपास के पब्लिक को भी वो अवेयर कर दे कि इस काम के क्षेत्र में और उसके आसपास के एरिया में कौन कौन से डेंजर्स हो सकते हैं, जो कि उस परमिट जो उसको मिला है, उस परमिट के अंदर वो आता है, उस परमिट के अंदर मेंशन किया हुआ है, उसके खतरों के बारे में वो सबको अवेयर कर देगा, वार्न कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट में, ठीक है। इंचार्ज का काम हो गया, उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से वेयर वर्क इज कैरीड आउट ऑन लाइव, लो और मीडियम वोल्टेज मेन्स और apparatus, द फॉलोइंग एडिशनल इंस्ट्रक्शंस शैल बी कंप्लाइड विथ, ठीक है। अब देखो, जहां लाइव वर्क हो रहा होगा, यानी बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई को डिस्कनेक्ट किए लाइव ऑपरेशन जहां हो रहा होगा, लेकिन लाइव ऑपरेशन में भी कहाँ, तो लो और मीडियम वोल्टेज वाले मेन्स पे जहां काम हो रहा होगा, तो वहां कुछ और चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन को भी का भी अनुपालन करना होगा, ठीक है। वो कौन कौन से एडिशनल इंस्ट्रक्शन है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो ध्यान देना है कहाँ पे ये हो रहा है, लाइव वर्क में, और लाइव में भी कहाँ, लो और मीडियम वोल्टेज के रेंज में जहां काम हो रहा है वहां के लिए है, ठीक है। तो कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन को ध्यान देना होगा। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, पहला, नो वर्क शैल बी कैरिड आउट बाय एनी पर्सन अनलेस ही इज एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक बाय यूजिंग रबर ग्लोव्स और अदर
अप्रूव्ड इक्विपमेंट स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज। ठीक है, तो लाइव मेंस पे जहां काम करना होगा लो और मीडियम वोल्टेज में, वहां कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। उसमें पहला चीज क्या है कि कोई भी काम हम ऐसे पर्सन को नहीं करने देंगे जब तक उसको हमने ये इंश्योर नहीं कर दिया कि वो प्रोटेक्टेड है इलेक्ट्रिक शॉक से। और कैसे प्रोटेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक शॉक से? तो जाहिर है लाइट पे काम कर रहा है तो रबड़ ग्लव्स यूज करेगा या वैसे सारे इक्विपमेंट्स को यूज करेगा जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स के अंदर आते हैं, जो कि अप्रूव्ड हैं। ठीक है, जो अप्रूव्ड है उस काम को करने के लिए, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। जाहिर है रबड़ ग्लव्स होगा, ठीक है, रबड़ बूट्स होंगे उसके पास, वो हाइडिंग उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड सूट होगा उसका, जहां उस काम के लिए जो स्पेसिफाइड, जो परमिटेड, जो अप्रूव्ड इक्विपमेंट हैं वो उस वर्कमैन जो काम कर रहा है लाइव पार्ट पे, उसने वो पहना है कि नहीं, उसने वो यूज किया है कि नहीं, इन सारी चीजों को इंश्योर करना होगा। ये ध्यान देना होगा किसी काम को करने से पहले। उस पर्सन को तब तक काम नहीं करने देना होगा जब तक इन सेफ्टी इक्विपमेंट्स को वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड वे में, डायरेक्टेड वे में उनको यूज ना कर रहा हो, तब तक उन्हें काम करने का अलाउ नहीं करना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग ऑन लाइव मेंस और apparatus ही शैल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय अ सेकंड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव मेंस पे अगर कोई काम कर रहा हो, कोई वर्कमैन, तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि उसके साथ साथ एक दूसरा आदमी भी हमेशा मौजूद रहे। ये हमेशा ध्यान रखना होता है। आपकी पोस्टिंग एज एन इंजीनियर कहीं भी होगी, जहां कहीं भी आपको काम कराना होगा एज एन इंजीनियर या एज एन सुपरवाइजर, एज एन जूनियर इंजीनियर, वहां आपको ये ध्यान में देना होगा कि लाइव मेंस पे जो काम करता है उसके साथ साथ एक और आदमी को हमेशा रखना पड़ता है उन चीजों को ध्यान में रखने के लिए, उसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। जो दूसरा पर्सन लाइव पे काम कर रहा है ना, तो जो दूसरा पर्सन उसके साथ में है, लाइव पे काम कर रहे पर्सन की सेफ्टी को इंश्योर कर सके। ठीक है, बाय अ सेकंड पर्सन who shall preferably be capable of rendering first aid and artificial respiration। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव मेंस पे जो काम कर रहा हो जो वर्कमैन, उसके साथ एक दूसरे पर्सन को हमेशा रखना होगा और दूसरा पर्सन भी वेल क्वालिफाइड होगा। वेल क्वालिफाइड इन द सेंस, उसकी क्वालिफिकेशन कैसे? तो वो पर्सन एक्सपर्ट होना चाहिए फर्स्ट एड देने में। जो लाइव मेंस पे काम कर रहा है उसके साथ जो दूसरा पर्सन हमेशा है, वो पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए फर्स्ट एड देने में। कोई दुर्घटना हो तो सबसे पहले फर्स्ट एड देना होता है। फर्स्ट एड अगर समय से दिया गया तो शायद उस व्यक्ति की जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसकी जान बचाई जा सकती है, या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने में वो सक्षम हो। आगे चल के हम लोग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से कभी कभी अचानक से हार्ट बीट रुक जाता है, सांस लेना रुक जाता है, लेकिन वो फेज टेम्पररी रहता है। अगर उस वक्त आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमने प्रोवाइड कर दिया तो शायद उस पर्सन की जान बचाई जा सकती है। तो जाहिर है लाइव वर्क जो कर रहा है उसके साथ एक पर्सन को हम लोग रखेंगे, वो पर्सन ऐसा हो जो फर्स्ट एड देने में एक्सपर्ट हो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने में एक्सपर्ट हो। ऐसे पर्सन को हम लोग रखेंगे, प्रिफरेबली ऐसे पर्सन को हम लोग वहां पर रखेंगे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में काम करते और कराते वक्त। ठीक है, सी पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। सी पॉइंट में क्या है? व्हेन ए मैन असेंड्स अ पोल वेयर द लाइन इज लाइव ही शैल मेक द यूज ऑफ सेफ्टी बेल्ट एंड रबर ग्लव्स। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन को चढ़ना है पोल के ऊपर, ठीक है, जो लाइव है, जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई जारी है, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली सेफ्टी बेल्ट को यूज करना होगा और रबर ग्लव्स यूज करना होगा। कई बार होता क्या है ना कि जो पर्सन पोल पे चढ़ा है उसको हल्का सा इलेक्ट्रिकल शॉक लगा, लेकिन उस झटका के वजह से वो गिर गया। इलेक्ट्रिकल शॉक से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस हाइट से गिरने के कारण हो सकता है उसका ब्रेन हैमरेज हो जाए, उसकी मौत हो जाए। ठीक है, तो हमें इंश्योर करना होगा कि एक तो उसको शॉक नहीं लगे, रबर ग्लोव्स यूज करे, दूसरा सेफ्टी बेल्ट लगा रहे कि गिरे भी तो टंगा रह जाए सेफ्टी बेल्ट से, नीचे जमीन पर ना गिरे, उसको डैमेज ना हो, ये इंश्योर करना होगा। ठीक है, सच वर्क शैल बी कैरीड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सन। डेफिनेटली ऐसे काम को किसी एक्सपीरियंस पर्सन के डायरेक्शन के अंडर में करना होगा who is competent to supervise the specific work and shall remain present in the immediate vicinity of the whole time the work is in progress। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना होगा कि ऐसा जो काम हो रहा है वो किसी पर्सन के सुपरविजन में हो, ठीक है, किसी पर्सन के डायरेक्शन में हो, वो पर्सन हमेशा वहां उस काम के आसपास मौजूद रहे और वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो इस काम को कराने के लिए। तो काम पूरे समय तक, जितने देर तक काम चल रहा है, जितने देर तक काम प्रोग्रेस में है, तब तक वो एक्सपीरियंस पर्सन के डायरेक्शन में हो, वो एक्सपीरियंस पर्सन जो है वहां उस आसपास में मौजूद हो और उसके डायरेक्शन, उसके सुपरविजन में वो काम हो और पूरे काम के दौरान वो मौजूद रहे। ठीक है, उसके बाद क्या है?
The person in charge shall examine the safety equipment before use by the workmen to ensure that it is in sound condition and also that it is being properly used. ये भी इंपॉर्टेंट है. पर्सन इंचार्ज को ये भी तो इंश्योर करना होगा ना कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स उसके वर्कमैन यूज कर रहे हैं वो सही कंडीशन में हो. अब पता चले कि रबड़ ग्लव्स यूज करके कोई जा रहा है लाइट पे काम करने और रबड़ ग्लव्स में छेद हो गया है, उंगलियां निकल गई हैं उसकी बाहर, तो ये चीज़ें भी ध्यान देना होगा कि साउंड कंडीशन में उसके इक्विपमेंट्स हैं. तो ये इंचार्ज का दायित्व है, उस काम करने वाली टीम के इंचार्ज का दायित्व है कि वो एग्जामिन करेगा, ठीक है, वो चेक करेगा, एग्जामिन करेगा कि सेफ्टी इक्विपमेंट को यूज़ करने से पहले वो चेक करेगा जो वर्कमैन जो सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंचार्ज इंश्योर करेगा कि जो काम करने वाले जो इक्विपमेंट यूज़ करने वाले हैं जो वर्कमैन वो सही कंडीशन में हो और सही ढंग से यूज है. जैसे सेफ्टी बेल्ट है और सेफ्टी बेल्ट का हुक उन्होंने लगाया ही नहीं है काम करते समय, ग्लव्स है तो ग्लव्स हाथ में रखा हुआ है, पहना ही नहीं है, तो ये चीज़ें इंश्योर करनी होगी कि इक्विपमेंट जो उसके वर्कमैन इंचार्ज को इंश्योर करना होगा कि जो इक्विपमेंट्स उसके वर्कमैन यूज़ करने जा रहे हैं वो सही कंडीशन में है कि नहीं और सही से वो लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इंचार्ज को इंश्योर करना होगा. ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही 6 पॉइंट और उसके आगे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके.